नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 8 स्थानीय शासन के बारे में। दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है, यानी पार्ट 1 है, और अगला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट 2 का वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्थानीय सरकार क्यों, स्थानीय शासन किसे कहते हैं, भारत में स्थानीय शासन का विकास, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों स्थानीय सरकार क्यों, तो दोस्तों आज तक हमने पढ़ा क्या, केंद्रीय सरकार के बारे में और राज्य सरकार के बारे में, लेकिन हमें यह तीसरा स्थानीय सरकार क्यों चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को कब स्थानीय संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 1993 में। तो दोस्तों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, दो तरह की सरकार तो पहले से थी, लेकिन हमें तीसरे सरकार यानी स्थानीय सरकार की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों स्थानीय शासन किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है, या डिफिनेशन है इसका, नोट कर लीजिएगा। गांव और जिला स्तर के दोस्तों स्थानीय शासन में क्या होता है, दो तरह के शासन होते हैं, एक गांव और एक जिला स्तर का। ठीक है दोस्तों, इस शासन में पंचायत और नगर पालिकाएं आ जाती है। ठीक है, पंचायत और गांव में और नगर पालिका शहरों में। तो स्थानीय शासन का विषय आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है। स्थानीय शासन में क्या है कि यह लोगों के बहुत नज़दीक होता है, हमारे आसपास का शासन है ये, और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से हो जाता है। क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से हो जाता है, क्योंकि वो हमारे पास रहते हैं, कम खर्चे में भी हो जाता है। तो स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए अनिवार्य घटक है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी, यानी सभी लोगों की भागीदारी, इसी का मतलब लोकतंत्र है। जिसमें जनता का शासन है। तो लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है, और जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। दोस्तों स्थानीय शासन जितना जीवंत होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा सक्रिय और भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ठीक है, स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम लोग इस सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार रखता है, क्योंकि इस बात से सीधा असर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। दोस्तों जैसे हम रहते हैं शहरों में, तो शहरों में नगर पालिकाएँ, अगर नगर पालिका में साफ सफाई नहीं हो रही है, हर जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है, तो आपको सीधा पता चल जाता है कि नगर पालिका ने बढ़िया से साफ सफाई नहीं करवाया। ठीक है, तो और उससे हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। हमें जब बाहर जाते हैं सब्जी लाने या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ गंदगी देखकर आपको साफ से पता चल जाता है। दोस्तों यही है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन मूलतः दोस्तों स्थानीय मुद्दों के लिए होता है। स्थानीय मुद्दे को हल स्थानीय शासन के द्वारा किया जाता है। अपने गली मोहल्ले के मुद्दों को लेकर के हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास तो नहीं जा सकते, उसके लिए स्थानीय सरकार के पास जाएंगे और वहाँ ही उनका हल किया जाएगा। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन का विकास। दोस्तों मतलब कि भारत में स्थानीय शासन का विकास किस तरह से हुआ। अब तक हमने पढ़ा स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन की क्या ज़रूरत थी। अब हम पढ़ेंगे भारत में स्थानीय शासन का किस तरह से विकास हुआ। तो माना जाता है दोस्तों कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में थे, किस रूप में, सभा के रूप में। लेकिन बाद में आगे चलकर वही पंचायत क्या कर हाईटेक हो गया, समय के बीतने के साथ बदलाव आया उनमें, और गांव की उन्हीं सभाओं ने पंचायत को रूप ले लिया। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों, ये तो रहा प्राचीन भारत के बारे में। लेकिन दोस्तों आधुनिक समय में भी इसकी डिमांड बढ़ी, स्थानीय शासन की जरूरतों को महसूस किया गया था, और स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। 1882 के बाद, उस वक्त अंग्रेजों का शासन था दोस्तों। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस वक्त 1882 में अंग्रेजों का राज था। तो उसी वक्त स्थानीय शासन के लॉर्ड रिपन, जो भारत का वायसराय था उस वक्त का, उनके दिमाग में आया। तो उसने इस निकाय को बनाने की दिशा में क्या की, पहलकदमी की, कोशिश की थी।
कि स्थानीय शासन यहाँ बनना चाहिए, तो उस वक्त उसे मुकामी बोर्ड, लोकल बोर्ड कहा जाता था। लेकिन दोस्तों इस दिशा में जो प्रगति हो रही थी वो बहुत ही धीमी गति से हो रही थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की थी उस वक्त कि स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूर कदम उठाए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही ग्राम पंचायत बनने की। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हुए थे उन दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी आर्थिक शक्तियों और राजनीतिक शक्तियों का बिखराव होना चाहिए। ठीक है, तो उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या है, कारगर साधन है, यानी ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना। ठीक है, और विकास के हर पहल कदमी में लोगों के भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो। दोस्तों अगला पॉइंट है, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया, यानी राज्यों को सौंप दिया गया, क्या स्थानीय शासन का विषय को। ठीक है, तो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में से एक निर्देशक तत्व मानकर चले। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त क्या था कि केंद्र को मजबूत बनाने में सबका ध्यान था। ठीक है, संविधान का केंद्र को मजबूत बनाने में ध्यान लगा हुआ था, तो उसमें स्थानीय शासन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरा, नेहरू अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या मानते थे, खतरा मानते थे। और संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठी थी। ठीक है, बहुत ही तगड़ा मजबूत आवाज उठी थी कि इनका कहना था क्या कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। ग्रामीण भारत में क्या था, पहले जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला तो पहले भी था और अभी भी बहुत हद तक थोड़ा कमा है, लेकिन है। और इसी वजह से उनका यह कहना था कि स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य की मटिया मेट हो जाती, क्योंकि लोग अनपढ़ थे, जाति पाति बहुत थी और इस वजह से सब मटिया मेट हो जाती। इसलिए उस वक्त स्थानीय शासन को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों अब स्थानीय शासन हर जगह है और लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो इससे उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। दोस्तों पीछे हमने देखा कि प्राचीन भारत में और पढ़ा था और आज़ादी से पहले के बारे में स्थानीय शासन किस तरह से ग्रो किया, स्थानीय शासन के विकास के क्या हुए। अभी हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ तब स्थानीय शासन का क्या हाल। तो 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास के विभिन्न गतिविधियों में सीधे जनता की भागीदारी हो। स्थानीय शासन की जितनी भी गतिविधियां होंगी उनमें जनता की भागीदारी हो। इसमें ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, यानी पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। इसमें जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। गुजरात महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकाय की प्रणाली अपनाई। दोस्तों आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र ने कब स्थानीय निर्वाचन निकाय की प्रणाली अपनाई, तो 1960 में। तो लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी। गुजरात और महाराष्ट्र ने तो उसे अपना लिया, गुजरात और महाराष्ट्र ने तो अपना लिया 1960 में, लेकिन कई ऐसे प्रदेश थे जिनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इन स्थानीय निकायों को क्या करें, अपनाएं, स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। तो यह निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश या केंद्रीय स्तर पर बहुत निर्भर थे। इनके पास आय के साधन बहुत कम थे और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर बहुत निर्भर थे। इसलिए
कई प्रदर्शन है, यहाँ तक नहीं माना कि स्थानीय शासन और स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने पैसे की वजह से या कोई वजह था जिस वजह से स्थानीय शासन को ये कह रहे थे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत जगह स्थानीय निकाय को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की गई, यानी उन पर गहन अध्ययन किया गया 1987 के बाद स्थानीय शासन पर। और सन 1979 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की क्या की सिफारिश की। संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश 1979 में किसने किया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पी.के. थुंगन ने 1989 में सिफारिश किया था और 1993 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। स्थानीय शासन को सिफारिश की थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने। क्या सिफारिश थी कि समय समय पर चुनाव हो स्थानीय शासन के, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करें कि कौन कौन से उनके कार्य होंगे, ठीक है। और ऐसे संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। यह सब सिफारिश थी उनकी पी.के. थुंगन की 1979 में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जाकर देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।